अनामिका बहुत तेज कदमों से बढ़ती हुई घर जा रही थी। रिक्शे से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए अनामिका बड़बड़ा रही थी। आज तो बाबूजी को दवा देने का समय भी निकल गया। इतनी देर हो गई है। बाबूजी भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से मन ही मन में बातें करते हुए वो श्याम प्रसाद निवास पहुंच गई। 55 साल के श्याम प्रसाद जी अनामिका का इंतजार कर रहे थे। वो अपने बेड पर लेटे हुए थे और उनकी आंख लग गई। घर में नौकरानी राधिका भी अनामिका का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में श्याम प्रसाद आवास में घंटी बजती है। नौकरानी राधिका फट से जाके दरवाज़ा खोलती है और झट से बोल पड़ती है, दीदी बाबूजी आपका इंतजार करते करते सो गए। अनामिका अलमारी की डोर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का ग्लास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही अनामिका श्याम प्रसाद जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, मानो उसके कदमों की आहट से श्याम प्रसाद जी की हल्की नींद टूट जाती है। वो बड़े स्नेह से बोल पड़ते हैं, अनामिका बेटा अंदर आ जाओ। अनामिका सोच में पड़ जाती है कि हमेशा बाबूजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि मैं उनके कमरे के बाहर हूँ। घर पर तो राधिका भी है। अनामिका दरवाज़ा खोलते ही अपनी मीठी आवाज़ में बोलती है, बाबूजी आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि मैं हूँ। अनामिका ने बड़े प्यार से श्याम प्रसाद जी को दवा खिलाते हुए ऑर्डर देते हुए लहजे में कहा, बाबूजी आप भी हद करते हैं। मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं खा लेते। श्याम प्रसाद जी अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी अब ये जिंदगी तुझे देखकर ही कटेगी। वरुण के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है। वरुण श्याम प्रसाद जी का इकलौता बेटा था जो आर्मी में तैनात था। एक आतंकवादी हमले में वरुण शहीद हो चुका था। इस घटना को 3 साल हो चुके थे और उनकी याद में श्याम प्रसाद जी पल पल तड़पते थे। अनामिका जो वरुण की मंगेतर थी, वो श्याम प्रसाद जी का ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे उनकी बेटी हो। अनामिका और वरुण एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी होने वाली थी उनकी, मगर 15 दिसंबर का वो मनहूस दिन था जब वरुण एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। वरुण की मौत के बाद श्याम प्रसाद जी अकेले रह गए थे। वरुण की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। अनामिका का श्याम प्रसाद जी से गहरा लगाव था। यही वजह है कि अनामिका श्याम प्रसाद जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। अनामिका एक बेटी और बेटे दोनों का फर्ज कुंवारी बहू बनकर निभा रही थी। अनामिका के पिता मोहनलाल 3 साल से उसकी शादी के लिए उसको मना रहे थे कि वो अपना घर बसाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मगर अनामिका की जिद थी कि वो शादी नहीं करेगी, वो श्याम प्रसाद जी की देखरेख करेगी। वहीं श्याम प्रसाद जी भी अनामिका को अपना घर बसाने के लिए बोलते बोलते थक चुके थे, मगर अनामिका भी अपनी जिद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण अनामिका के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो वरुण की सूरत बसी हुई थी। उधर श्याम प्रसाद जी हर किसी से यही कहते थे कि उन्होंने कोई बहुत ही पुण्य का काम किया होगा जो उन्हें अनामिका बेटी के रूप में मिली। वो हर दिन ईश्वर से उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते हैं। वो यही चाहते थे कि अनामिका के हाथ जल्दी पीले हो जाएं। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़ा दुख सह लिया। शायद अनामिका की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी ज़िंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। अनामिका समाज कार्य में दिलचस्पी रखती थी। उसने एक अनाथ बच्चों के आश्रम में काम करना शुरू कर दिया था। अनामिका का समय वहाँ कब गुजर जाता कि उसको पता ही नहीं चलता। वो श्याम प्रसाद जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ने और उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वो अपना गम भूल चुकी थी। अनामिका का ये समर्पण ट्रस्टी के वो बेहद करीब आ चुकी थी। वहाँ की ट्रस्टी मनोरमा जी अनामिका को बहुत पसंद करने लगी थी। वो मन ही मन में उसको अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखने लगी थी।
मनोरमा जी का बेटा कार्तिक अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। मनोरमा जी चाहती थी कि उनका बेटा किसी फिरंगी से शादी न कर ले, इसीलिए वो उसके लिए लड़कियां देख रही थी। कार्तिक हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए माँ से यही कहता था, माँ तेरा ये बेटा किसी फिरंगी से शादी नहीं करेगा, तू जहाँ चाहेगी तेरा बेटा वहीं शादी करेगा माँ। बस मुझे कुछ समय आज़ाद रहने दो, शादी के बंधन में अभी मैं नहीं बंधना चाहता। मनोरमा जी बस इस बार कार्तिक के इंडिया आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वो कार्तिक की सगाई करवा कर ही उसको भेजेंगे। इधर मनोरमा जी अनामिका के परिजनों से भी मिलने जुलने लगी, जिससे शादी की बात करने में आसानी रहे। मनोरमा जी ने अनामिका के परिजनों से अनामिका का हाथ मांगते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वो उसे हमेशा खुश रखेंगे। अनामिका के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वो बस अनामिका की हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। जब अनामिका ने इस रिश्ते की बात की गई तो अनामिका ने साफ मना कर दिया। अनामिका के दिल और दिमाग में वरुण छाया हुआ था। अनामिका के परिजनों ने श्याम प्रसाद जी से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वो अनामिका को समझाएं, क्योंकि अनामिका उनकी बात कभी नहीं टालती। अगली सुबह जब अनामिका श्याम प्रसाद जी के घर उनकी रोज की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। अनामिका हमेशा की तरह ये बात सुनकर उदास होकर बोल पड़ी, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं है बाबूजी? अगर ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने दोबारा कभी नहीं आऊँगी। श्याम प्रसाद जी ने ये सुनकर दुखी स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं आज हूँ और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। बेटा तुमको क्या लगता है तुमको दुखी देखकर वरुण खुश हो रहा होगा? नहीं, कभी नहीं। उसके खातिर मान जाओ बेटा। आखिरकार श्याम प्रसाद जी ने अनामिका को शादी के लिए मना ही लिया। उधर कार्तिक 1 महीने के लिए इंडिया गया। मनोरमा जी ने कार्तिक के सामने अनामिका का रिश्ता रखा। कार्तिक ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, माँ पहले मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ। कार्तिक और अनामिका की मुलाकात का समय निर्धारित किया गया और वो दिन आया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। अनामिका साधारण लड़की थी, साज श्रृंगार से उसको बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वरुण के जाने के बाद वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। अनामिका ने माँ के कहने पर पिंक कलर की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले हुए ही छोड़ दिए थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनामिका अपने परिजनों के साथ एक होटल में पहुंची, जहां कार्तिक अपनी मां के साथ पहले से ही मौजूद था। कार्तिक और अनामिका ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। सब कुछ बेहद फॉर्मल चल रहा था। कार्तिक अनामिका को निहार रहा था, मगर बेहद एटीट्यूड के साथ। उधर अनामिका बहुत ही झेप रही थी। तभी कार्तिक ने अनामिका के सामने सवाल किया, आपको तो पता ही होगा मैं अमेरिका में रहता हूँ। आप इतनी सिंपल हैं, वहाँ खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी? अनामिका सर झुकाकर बगैर कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। अनामिका का शांत रहना कार्तिक को बहुत ही ज़्यादा अखर गया। दोनों परिवार आपस में फॉर्मल मीटिंग करने के बाद होटल से निकल पड़े। कार्तिक को ये मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि वो जिस तरह की लड़की चाहता है, अनामिका तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उधर अनामिका अपने पिताजी को समझाने में लगी हुई थी कि कार्तिक उसके टाइप का लड़का नहीं है। मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली मुलाकात में ही कार्तिक और अनामिका दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहना चाह रहे थे। मनोरमा जी ने अनामिका की मां से बात करते हुए इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। दोनों ने यही निर्णय लिया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए, जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें।
जैसा दोनों परिवार वालों ने सोचा वही हुआ। अगले दिन अनामिका अपने रूटीन के अनुसार बेहद फ्रेश मूड में श्याम प्रसाद जी से मिलने पहुंची। आज अनामिका बहुत खुश लग रही थी। श्याम प्रसाद जी ने उससे झट से पूछा, आज बहुत खुश हो बेटा, क्या बात है? लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर अनामिका ने बाबूजी कहते हुए उनकी तरफ खिलखिलाते हुए कहा, बाबूजी अब मैं आपको क्या ही बताऊं। लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उस लड़के को। इस पर श्याम प्रसाद जी भी हंस पड़े। उनसे रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिसने तुझे रिजेक्ट किया? लगता है मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी। आखिर में भी तो समझू माजरा क्या है। अनामिका ने कार्तिक की तस्वीर मोबाइल पर दिखाते हुए कहा कि यही है वो विदेशी लल्लू, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जाए जाकर किसी फिरंगी से शादी कर ले। श्याम प्रसाद जी मन ही मन उसकी बातें सुनते रहे और खामोश थे। उनको कार्तिक एक नज़र में ही पसंद आ गया था। वो यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने अनामिका की जिंदगी में कार्तिक के रूप में खुशियाँ भेजी है। अब दोनों को एक करना ही होगा। अनामिका और कार्तिक की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब सामान्य हो रहा था। अनामिका ने सोच लिया था कि अब उसके रिश्ते की कोई बात नहीं करेगा, मगर डेस्टिनी कुछ और ही चाहती थी। कार्तिक माँ के साथ आश्रम आने लगा। वो अनामिका को काम करते देखता। इतनी मेहनत, बच्चों से प्रेम से बात करना और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उनके साथ खेलना उसको आकर्षित करने लगा। कार्तिक अनामिका को चोरी छिपे देखने लगा था। इस बात को मनोरमा जी जान चुकी थी। ये उनके लिए अच्छे संकेत थे। इस बात की जानकारी अनामिका के माता पिता को चली तो वो बहुत खुश हो गए। उनके सामने अब समस्या अनामिका की हाँ का था, जिसका निदान श्याम प्रसाद जी के पास ही था। कार्तिक ने अनामिका से बातें करनी शुरू कर दी थी, मगर ये अनामिका को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे दूर भागने की कोशिश करती तो किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने का प्रयास करता वो। इस तरह से 15 दिन कट गए। अब अनामिका भी कार्तिक से बातें करने लगी। दोनों नज़दीक आ रहे थे। ये बातें अनामिका ने श्याम प्रसाद जी को बताई तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से अनामिका से पूछा, क्या उसको भी ये विदेशी लल्लू पसंद आ गया है? अनामिका ने उनकी बात हंसी में टाल दी। अनामिका अब धीरे धीरे कार्तिक के करीब आ रही थी। अनामिका सोच में पड़ गई थी कि उसने कार्तिक को जैसा समझ रखा था वो वैसा नहीं है। श्याम प्रसाद जी ने बेटी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और शादी के लिए हाँ करने को कहा। अनामिका ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। कार्तिक को 15 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। आखिरकार शादी का वो शुभ दिन भी आ गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद कार्तिक के जाने का समय आ गया। अनामिका का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था। उसको पासपोर्ट मिलने तक का इंतजार करना था। कार्तिक के जाने के बाद अनामिका दिन गिन रही थी कि वो कब कार्तिक के पास पहुँचे। अनामिका और मनोरमा जी आश्रम में पहले की तरह जाने लगी। अब अनामिका वहाँ बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। अनामिका का पासपोर्ट बनकर आ चुका था और अनामिका कार्तिक से मिलने को बेसब्र थी। एयरपोर्ट पर अनामिका को विदा करने के लिए अनामिका के माता पिता और सभी परिजन, मनोरमा जी और श्याम प्रसाद जी भी मौजूद थे। अनामिका को भीगी आंखों से विदा किया। कुछ ही घंटे में अनामिका कार्तिक के साथ थी। कार्तिक ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर चलने लगा, जहां अनामिका उसे देखकर बेहद खुश थी, मगर कार्तिक के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी जो अनामिका समझ नहीं पा रही थी। कार्तिक का बदला बर्ताव उसे बेहद परेशान कर रहा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार्तिक ने कहा, अब तुम आ चुकी हो, धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज सब समझ जाओगी। अनामिका को उसकी बातों में बहुत ही अजीब सा लगने लगा था।
वो कार्तिक के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। रुकते ही नौकर तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। अनामिका भी उस बंगले को निहार रही थी कि तभी टेरेस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। वो कार्तिक से पूछ बैठी कि वो कौन है। कार्तिक उसकी बात को टालते हुए कहता है, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। अनामिका घर में प्रवेश करती है। वो आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर कार्तिक और टेरेस पर खड़ी लड़की की तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देखकर अनामिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही वो कार्तिक से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटती है, वैसे ही वो टेरेस वाली लड़की कार्तिक के गले लग जाती है। वो कार्तिक के गालों पर किस करते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुमको, बहुत दिन लगा दिए। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब अनामिका को समझते देर नहीं लगी। वो खुद को ठगा सा महसूस करते हुए अपने हाथों की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहने लाल चूड़ा चीख रहा था कि तुमको धोखा दिया गया है। कार्तिक अनामिका से कहता है, यहाँ तुमको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। वो हंसते हुए बोल पड़ा कि यहाँ ऐसा ही होता है, तुमको एडजस्ट करना होगा। और हाँ, इस बारे में माँ या अपने घर वालों से कुछ भी बताया तो वापस इंडिया जाने लायक नहीं बचोगी। अनामिका के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। कार्तिक अपने कमरे में जा रहा था और अनामिका उसको एकटक देखती रही। अनामिका की उदासी कोई चोरी छिपे देख रहा था। 7 समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी नजरें अनामिका पर टिकी थी। वो जब पार्क में आती तो वो भी वहाँ मौजूद रहता और उसे चुपके से देखता। ये और कोई नहीं, कार्तिक का दोस्त फिलिप्स था। फिलिप्स अनामिका और कार्तिक के बारे में सब जानता था, मगर कार्तिक को समझाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फिलिप्स ने एक दिन अनामिका से बात करने की कोशिश की, मगर अनामिका ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन फिलिप्स उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। इस बार अनामिका उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। अनामिका को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर फिलिप्स से बात करती रहती। फिलिप्स ने उसको समझाया कि वो ये सब क्यों सह रही है, आप वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती, इस काम में वो उसकी मदद कर देगा। अनामिका ने फिलिप्स के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालात को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही श्याम प्रसाद जी और मनोरमा जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब तक अनामिका और फिलिप्स अच्छे दोस्त बन गए थे। फिलिप्स बात बात पर अनामिका को इंडिया चले जाने के लिए प्रेरित करता। वो अनामिका को समझाता कि कार्तिक ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। अगर तुम चाहो तो उन सब का बदला लेते हुए उनको उसके लिए सजा भी दिलवा सकती हो। फिलिप्स की ये बात अनामिका के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया था कि वो कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेगी। उसने फिलिप्स की मदद से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक शिकायत की। इसमें उसने अपनी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू होती है। पुलिस कार्तिक को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस को कई ऐसी लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं। लड़कियों का आरोप था कि कार्तिक उसे शादी का झांसा देकर उसकी असमत से खिलवाड़ कर चुका है। मामला अब गंभीर हो चुका था। इसकी खबर मीडिया में भी आने लगी थी। अब बात फैल रही थी और कार्तिक की गिरफ्तारी की खबर इंडिया भी पहुंच चुकी थी। मनोरमा जी और अनामिका के माता पिता के पैरों से मानो जमीन ही सरक गई। वो सभी बेचारी अनामिका के बारे में सोच सोच कर दुखी हो उठे कि उनकी बेटी ने पराए देश में कितना दुख सहा और उनको खबर तक नहीं होने दी।
इस घटना के सामने आते ही मनोरमा जी अनामिका के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। अनामिका सभी से मिलकर भावुक हो उठती है और सबको गले लगाकर रोने लगती है। मनोरमा जी अपने बेटे के किए हुए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने अनामिका से वादा किया कि वो अपने बेटे को सजा दिलवाकर रहेंगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर मनोरमा जी उसूलों की पक्की महिला थी। नारी सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कार्तिक का केस कोर्ट पहुंचा, जहां तमाम सबूत कार्तिक के खिलाफ थे। कोर्ट ने कार्तिक को 7 साल की सजा और जुर्माना का दंड सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलिप्स और अनामिका ने चैन की सांस ली। अनामिका ने फिलिप्स का शुक्रिया अदा किया कि अगर वो नहीं होता तो वो कार्तिक के जुल्म सहती रहती, और जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है। उधर मनोरमा जी ने अनामिका से हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगी। अनामिका ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और नम्रता के साथ कहा कि मैंने आपको माँ कहा था और माँ हाथ नहीं जोड़ा करती। अनामिका ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके आने से कई मासूम लड़कियों को न्याय मिला जो कार्तिक का शिकार बनी थी। अनामिका सबके साथ इंडिया वापस आ गई। उधर मनोरमा जी ने अपने आश्रम का सारा काम अनामिका को सौंप दिया। मनोरमा जी बेटे के गम में बीमार पड़ गई थी। अनामिका ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया, पर उसका दिल पत्थर का हो चुका था, जहाँ किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये बात अनामिका के माता पिता के साथ ही श्याम प्रसाद जी और मनोरमा जी भी समझ चुकी थी। उधर अनामिका अब सामाजिक काम में ज़्यादा समय गुजारने लगी। अब उसने सहेली नाम की एक संस्था भी खोली। ये संस्थान महिलाओं के लिए थी जिनको विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता था। वो ऐसी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसकी संस्था ने काफ़ी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील भी जुड़ गए। अनामिका अब सबकी अनामिका दीदी बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।